मेरे प्रिय भारतवासियों, सादर नमस्कार। आजकल सोने की कीमत बहुत बढ़ रही है ना, आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकते हैं इसके? देखिए फिज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कॉज़, रीज़न एंड इफ़ेक्ट। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कॉज़ या रीज़न होता है और उसी का इम्पैक्ट या उसी का इफ़ेक्ट जो है, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल दिया है। और सेकंड प्रिंसिपल जो है, हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हम लोग मान सकते हैं जो स्पेशली गोल्ड की प्राइसेस को राइज करने में एकदम साइट को प्राइसिंग ने लगातार न्यू हाई पे न्यू हाई बना रही है। तो कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस हैं। वो इम्पोर्टेंट रीजंस को अगर हम लोग समझेंगे तो हमारे लिए इन सब चीज़ों का इंटरप्रिटेशन करना कि ये प्राइस बढ़ी तो आखिर बढ़ी क्यों, वो बहुत इजी तरीके से अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 कुछ पॉइंट में हम इसको कवर करेंगे। सेफ हेवन डिमांड। देखिए सेफ हेवन डिमांड का सेंस ये है कि जब भी कोई भी अनिश्चितता होती है तो स्पेशली उस समय पे विश्व में अस्थिरता या कोई भी ऐसी अनसर्टेनिटी बनेगी तो सबसे पहले जो मनी है वो उस जगह पे जहाँ पे उसको सुरक्षा महसूस होगी या इन्वेस्टर्स अपनी मनी को उस जगह पे इन्वेस्ट या एक तरीके से उस सेगमेंट में डालना पसंद करेंगे जहाँ पे वो बहुत सेफ तरीके से कंपाउंड हो सके। गोल्ड जो है उसमें सबसे नंबर 1 विकल्प बनता है किसी भी अदर एसेट्स क्लास के कंपेयर में कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो किसी भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनिश्चितता की स्थिति होती है तो वहाँ पे गोल्ड में वो मनी जाती है। सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लेशन कंसर्न। देखिए इन्फ्लेशन का जो सेंस है सरल अर्थों में वो है महंगाई। तो जो गोल्ड है वो महंगाई जिस गति से बढ़ रही है या जिस रेट से बढ़ रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट हेजिंग इक्विपमेंट है। हेजिंग मीन्स एक तरीके से सुरक्षा कवच है। अगर महंगाई बढ़ रही है गोल्ड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीके से एक इंश्योरेंस का काम करता है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं या जो भी लोग हैं उन पे महंगाई की मार नहीं पड़े उसके लिए वो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट करें। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉइंट नंबर 3, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। अलग अलग जो देश हैं उनके अपने अपने केंद्रीय बैंक होते हैं, सेंट्रल बैंक होते हैं। जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट में फेडरल रिजर्व है, चाइना का अपना बैंक है। तो जब भी वहाँ उन बैंक्स को ये लगता है कि राइट नाउ इस पर्टिकुलर स्थिति में अभी ऐसी सिचुएशन की संभावना बन रही है कि हमको जो एक्शन लेना है इस तरीके का कि वहाँ इंटरेस्ट रेट जो है उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना या घटाना। तो इंटरेस्ट रेट को जब भी लोअर किया जाता है, लोअर करने का पर्पस ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परचेजिंग पावर प्रोवाइड करना। तो जब भी इस तरह का रीज़न होता है तब ऑटोमेटिकली गोल्ड जो है वो एक अट्रैक्टिव सेगमेंट बन जाता है। और राइट नाउ वी हैव विटनेस कि नंबर ऑफ द सेंट्रल बैंक्स जिन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोल्ड को स्टोरेज रखा है ड्यू टू नंबर ऑफ रीजंस, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। एंड पॉइंट नंबर 4, करेंसी मूवमेंट्स। देखिए करेंसी का मूवमेंट जो है वो प्राइसिंग ऑफ गोल्ड को बहुत हद तक प्रभावित करता है। और आप लोग सब जानते हैं कि दुनिया की जो एक सुप्रीम करेंसी है, जो एक तरीके से यूनिवर्सल करेंसी मानी जा सकती है, वो यूएस डॉलर है। अमेरिका की जो डॉलर करेंसी जो है वो तरीके से विश्व की सबसे ज़्यादा प्रचलित मुद्रा है जिसमें सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस होते हैं। पॉइंट ये पैदा होता है कि जिस तरीके से जो वैल्यू ऑफ डॉलर जो है वो प्रभावित हुई है, डॉलर में वीकनेस होती है तो गोल्ड की प्राइसेस साइड होती है। और साथ ही एक बात और है कि जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने एक चीज़ ये महसूस की कि डॉलर पे डिपेंडेंसी अगर हम लोग बहुत ज़्यादा रखेंगे, कभी भी अगर डॉलर का फ्लक्चुएशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ तो हमारा ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सारी चीज़ें प्रभावित हो जाएगी।
तो इन दैट केस हमको डॉलर पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। और एक सेकंड अल्टरनेट के रूप में जो बेस्ट अल्टरनेट बना है वो गोल्ड के रूप में बना है कि गोल्ड हमारे पास जितना स्टोरेज में रहेगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। अगेन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स बनता है या एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो गोल्ड की प्राइसेस को इम्पैक्ट करता है साइड ले जाने में या डाउन साइड ले जाने में, डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स। बहुत सिंपल सी बात है, अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, और अगर किसी की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी डिमांड के कंपेयर में तो उसकी प्राइस भी डाउन साइड हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से जो गोल्ड से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है और उससे रिलेटेड जो डिमांड है, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गई, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई और सेंट्रल बैंक हो गए, वो गोल्ड को लगातार बाइंग कर रहे हैं। दैट इज द मेजर इम्पैक्ट फॉर साइड द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड कंटिन्यूसली। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्स जो पॉइंट है जो इसको प्राइसिंग को इम्पैक्ट करता है वो है ट्रेडिंग या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी। तो वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिनमें हेज फंड्स, जिनमें जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास में बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मनी है, तो उस मनी को वो कंपाउंड करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न्स निकालने के लिए उनका ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि हम कंपाउंड किस में कर सकेंगे। तो ट्रेडिंग करके वो बहुत अच्छा कंपाउंडिंग करने का काम करते हैं। ट्रेडिंग में स्पेशली एज फार एज द गोल्ड इज कंसर्न ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे एसेट्स क्लास में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। उनको लगता है कि दूसरे जो एसेट्स क्लास हैं वो इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएंगे, संभावना रहेगी कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन दैट पर्सपेक्टिव फिर जो सेकंड बहुत अच्छा एक एसेट्स क्लास बनता है वो गोल्ड बनता है। टेक्निकल एनालिसिस समझ लें या कोई भी और साइंस समझ लें जिसमें प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड किया जाता है, तो इन दैट पर्सपेक्टिव वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि ट्रेडिंग के द्वारा या स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के द्वारा लगातार गोल्ड के अंदर अपसाइड बनी है। नाउ ये 6 पॉइंट हमने कंप्लीट किए। अब जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है वो है ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट। देखिए इंटरेस्ट रेट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, और इंटरेस्ट रेट जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करती है। आपके बैलेंस शीट या किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को आप देखिए, अगर उसमें इंटरेस्ट रेट का फिगर अगर हायर होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, और इंटरेस्ट रेट कम होगी, फंडिंग लिबरलाइज होगी, तो बिजनेस और इकोनॉमी भी बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी। लेकिन इंटरेस्ट रेट का जो फैक्टर है वो स्पेशली गोल्ड प्राइस को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो जब भी ब्याज दरें कम होगी, लोअर होगी, तो इन दैट पर्सपेक्टिव गोल्ड जो है वो एक अट्रैक्टिव अल्टरनेट के रूप में माना जाएगा, क्योंकि अगर एफडी कराएंगे या फिक्स डिपॉजिट या बैंक में अगर मनी को एक सरप्लस मनी को सेविंग के रूप में रखेंगे तो उससे कोई बहुत अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ब्याज दरें अभी कम है। तो इन दैट पर्सपेक्टिव उस दृष्टिकोण से जो गोल्ड है वो एक बहुत अच्छा अल्टरनेट माना गया है। उसकी वजह से सारा पैसा जो है वो गोल्ड के अंदर जाना शुरू करता है, और फिर उसकी डिमांड बढ़ती है और प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। 8 पॉइंट जो है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन। जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन है जिसमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स आते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, जैसे जीडीपी हो गई या अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट की रेट हो गई, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हो गया। ये सारे के सारे फिगर जो है इनके डेटा जब भी आते हैं तो आप देखेंगे कि गोल्ड की प्राइसेस पे इम्पैक्ट होता है। और जब भी इकोनॉमी में क्राइसिस की संभावना बनती है, वीक होने की संभावना बनती है, तो इन्वेस्टर्स या जो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो सेफ हेवन एसेट्स जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट गोल्ड को माना गया है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज ठीक इसके विपरीत, अगर इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत अच्छी इकोनॉमी रहेगी,
तो फिर अगेन गोल्ड जो है उससे मनी निकलना शुरू होगी, गोल्ड में सप्लाई आना शुरू हो जाएगी और दूसरे एसेट्स क्लास जहाँ पे रिटर्न की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पे मनी जाना शुरू हो जाएगी। अगेन नाइन्थ पॉइंट, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, क्वांटिटेटिव एंड मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी बैंक जो है, सेंट्रल बैंक, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिक्लेयर करता है, तो उसमें वो इकोनॉमिक सारी कंडीशंस को देख करके स्टिमुलेट पैकेजेस और उनके पास में ये मेजरमेंट के मेथड होते हैं कि अभी राइट नाउ मनी की सप्लाई कितनी करनी है और मनी की सप्लाई को अगर लिबरलाइज करना है तो क्या क्या इक्विपमेंट हमको यूज करने हैं। इन तरीकों से, इस प्रकार के एक्शन से जो मनी की सप्लाई होती है, तो वहाँ पे फिर जब मनी की सप्लाई बहुत तेज होगी तो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी और करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा गोल्ड को अट्रैक्टिव करने के लिए कि वहाँ पे गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। अगेन 10th पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स। देखिए जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गए या ट्रेड डिस्प्यूट हो गए और अदर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जिसमें काफ़ी ऐसी हाई लेवल की वॉलेटिलिटी पूरे विश्व मार्केट में बन जाती है। तो ये हम विटनेस कर रहे हैं काफ़ी समय से, जैसे रशिया और यूक्रेन का वार देख रहे हैं। इसी तरह से इसराइल और उसके आसपास के फिलिस्तीन और हमास का हम लोग युद्ध का एक सीरियस लेवल का पूरे विश्व को इम्पैक्ट करने वाली घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं। तो जब भी वर्ल्ड में इस तरह की अनसर्टेनिटी होगी और विश्व में युद्ध की संभावनाएं बढ़ेगी, ईश्वर न करे कि वर्ल्ड वार हो, लेकिन फिर भी जो विध्वंस होता है युद्ध की वजह से, वो बहुत सीरियस होता है और उसकी वजह से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जिसको बोलते हैं, उनकी वजह से जो मनी है वो फिर गोल्ड के अंदर जाती है और गोल्ड की डिमांड एकदम अपसाइड जाती है और गोल्ड की प्राइस अपसाइड में ब्लास्ट होती है। गोल्ड अपने आप में सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव वहाँ पे माना गया और जितने भी सेंट्रल बैंक है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए जितनी भी सेफ मनी है उसको फिर वो गोल्ड में लेते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत कम लोगों को पता है, 11 फैक्टर, जो गोल्ड की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो, देखिए जब भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सोने की, वो उसकी प्राइस को इम्पैक्ट करेगी और इसकी वजह से कॉस्टिंग जो है वो माइनिंग से रिलेटेड, गोल्ड को जो माइनिंग करना और उसको प्रॉपर तरीके से फिनिश करना और उसको प्रॉपर तरीके से एक सही रेट कैंडी के रूप में या बिस्किट के रूप में लेके आना, वहाँ पे इस सारे प्रोसेस में जो गोल्ड है उसकी सप्लाई बहुत हद तक इम्पैक्टेड होती है। सप्लाई इम्पैक्टेड होती है, सप्लाई बाधित होती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रीज़न बनता है। एंड देन